दोस्तों एमपीजीके की ऑब्जेक्टिव सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपन देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विथ डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पर कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से। पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, निम्नलिखित में कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, यानी कि कौन सा हाईवे एमपी से नहीं निकलता है। ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी NH4, NH12 और NH75। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि NH4 जो नेशनल हाईवे है वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। क्योंकि NH4 कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश के दक्षिण से ही शुरू होता है ये, यानी कि ये मुंबई से शुरू होता है और मुंबई से फिर पुणे, फिर बेंगलोर और होते हुए ये कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, चेन्नई पहुंच जाता है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत की रचना किसके द्वारा की गई है। आपके ऑप्शन हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए वाला, सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है दोस्तों, वीर रस की कवियत्री है, वीर रस की कवियत्री है और इनके द्वारा एक रचना की गई है वीरों का कैसा हो वसंत, ये तो की गई है। साथ ही दोस्तों झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की। निदा फाजली, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किसकी रचना की है, ब्रह्म राक्षस की रचना की है। अगर दोस्तों मैं इनके बारे में बताऊं कि मुक्तिबोध के बारे में बताऊं या गजानन माधव मुक्तिबोध जिनका पूरा नाम है के बारे में बताऊं, तो ये मध्य प्रदेश के निवासी है, इसलिए इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों किस जिले से हैं, तो श्योपुर जिले से हैं। किस जिले से हैं, श्योपुर जिले से हैं, इसलिए भी ये थोड़े से प्रसिद्ध हैं, एमपी के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसी सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है आपको दोस्तों लोक कला, साहित्य, संगीत और हिंदी कविता। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका लोक कला, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो तुलसी सम्मान दिया जाता है वो दोस्तों लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए सबसे पहले तुलसी सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों तुलसी सम्मान की जो शुरुआत है वो हुई थी 1983 में। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप ये करेक्शन कर सकते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है पुरानी राशि यहाँ पर दोस्तों इसमें 1 लाख रुपए मिला करती थी, लेकिन आप करेक्शन कर लेना थोड़ा सा चेक करके कि इसमें 1 लाख रुपए से शायद राशि बढ़ा दी गई है, तो इसका आप थोड़ा सा चेक कर लेना। लेकिन इसकी शुरुआत कब से है, 1983 से लोक कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब। दोस्तों ये तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, शिवपुरी में है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, शिवपुरी में है। शिवपुरी में दोस्तों करेरा जो वन्यजीव क्षेत्र है ये पक्षियों का क्षेत्र है। शिवपुरी के ये इलाका किसका है, पक्षियों का क्षेत्र है, पक्षियों का क्षेत्र है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि करेरा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलाजखंड खदान किस खनिज से संबंधित है, यहाँ पर 4 खनिज दिए हुए हैं, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज और लाइमस्टोन। तो आपको ये बताना है कि जो मलाजखंड की खदान है, पहली बात तो ये कहाँ पर है और यहाँ से कौन सा खनिज उत्खनित किया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तांबा। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध मलाजखंड की खदान काय की है, तांबे की खदान है। और किस जिले में ये है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये बालाघाट जिले में है, बालाघाट जिले में तांबे की खदान है। क्या नाम है इसका, मलाजखंड। दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है, यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, जो एशिया है, एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है।
क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भील, गोंड, बेगा और सहरिया। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया लोक नृत्य जो है भील जनजाति से संबंधित है। दोस्तों ये इनका एक लोक नृत्य के साथ साथ ये एक भगोरिया जो है इनका पर्व भी होता है, जिसमें इनकी शादियां भी होती हैं। भगोरिया क्या होता है? पर्व होता है। 7 दिन का एक पर्व होता है, त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका भील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? कौन सा बांध जो है वो बेतवा नदी पर नहीं है? राजघाट बांध, परीछा बांध, माता टीला बांध, बाण सागर बांध। दोस्तों यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको ये पता हो कि बेतवा नदी के सारे बांध याद हो, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। जैसे राजघाट बांध तो आपको पता है बेतवा नदी पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि बाण सागर बांध। बाण सागर बांध किस नदी पर है? तो बाण सागर बांध आपको पता है दोस्तों सोन नदी पर है। किस नदी पर है? सोन नदी पर है, और ये प्रसिद्ध भी है, तो इसलिए आपको ये याद अगर होगा तो आप सीधे ही आंसर ये लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बेतवा नदी के सारे बांध याद हो। अब दोस्तों अगर बात की जाए बाण सागर बांध की, तो सोन नदी पर हो गया, लेकिन किस जिले में है ये? तो शहडोल जिले में हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो राजघाट बांध, परीछा बांध, माता टीला बांध तीनों बेतवा नदी पर हैं। राजघाट बांध की अगर बात की जाए मान लो तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओपियम एल्कलॉइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रतलाम, मंदसौर, नीमच और शिवपुरी। दोस्तों अगर ओपियम की बात करें तो ओपियम होता है दोस्तों अफीम, और अफीम सर्वाधिक किस नीमच मंदसौर जिले में अफीम सर्वाधिक उगाई जाती है या उत्पादित होती है। ठीक है, तो अब रतलाम आंसर होगा नहीं, शिवपुरी होगा नहीं। ओपियम की एल्कलॉइड जो फैक्ट्री है दोस्तों नीमच में स्थापित की गई है, नीमच में स्थापित है, और नीमच में होने के कारण ये प्रसिद्ध भी है। साथ ही दोस्तों नीमच में आपको बताएं कि सीआरपीएफ की क्या है? जन्मस्थली है। सीआरपीएफ की जन्मस्थली भी नीमच है, यहाँ पर सीआरपीएफ का बड़ा सा ट्रेनिंग सेंटर भी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है रानेह जलप्रपात केन नदी पर, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, और पाताल पानी जलप्रपात शिप्रा नदी पर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आपका आंसर तो दोस्तों पता है आपको, इंदौर में पाताल पानी जलप्रपात है, लेकिन वो शिप्रा नदी पर नहीं है। वो किस नदी पर है दोस्तों? इंदौर का जो जलप्रपात है वो दोस्तों चोरल नदी पर है। किस नदी पर है? चोरल नदी पर है। ठीक है, तो ये पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर में हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर राने जलप्रपात की बात की जाए तो केन नदी पर है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कहाँ पर दोस्तों? छतरपुर में। ठीक है, अगर दोस्तों बात की जाए कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, तो ये कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में है। ठीक है, अनूपपुर जिले में है। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी पर है, लेकिन किस जिले में है? तो रीवा जिले में है। ठीक है, यहां पर दोस्तों चचाई से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है ये ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील, गोंड, सहरिया और बेगा। दोस्तों यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील, लेकिन अगर पूछ लिया जाए गोंड जनजाति क्या है, तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी। दोनों क्वेश्चन दोस्तों अलग है। मध्य प्रदेश की अगर सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भील, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? गोंड। और सहरिया और बेगा, तो आपको पता है कि 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में किसको शामिल किया गया है? एक तो बेगा, दूसरा है भारिया, और तीसरा क्या है? सहरिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? बेगा, भारिया, सहरिया। ये मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल और तवा। आपको याद हो तो मैंने जब एमपीजी के पढ़ाया था तब आपको बताया था कि तवा, दूधी, शक्कर और इस टाइप की जितनी भी नदियां हैं जिनका नाम खाने पीने के नाम पर रखा गया है, ये सारी नदियां किसकी सहायक है? नर्मदा नदी की सहायक है, नर्मदा नदी की सहायक। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन क्या है ये पढ़िए।
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो यमुना की सहायक तो तवा नहीं हो जाएगी ना, नर्मदा नदी की सहायक है तवा नदी। तो केन, बेतवा और चंबल क्या है? यमुना नदी की सहायक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मेन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कितने, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, ठीक है, विश्व धरोहर की नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। तो कितने क्षेत्र हैं? 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए, ये 2 ही क्षेत्र हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर बात की जाए दोस्तों यूनेस्को के धरोहर की, यूनेस्को बायोस्फीयर धरोहर की बात की जाए तो दोस्तों ये कितने क्षेत्र हैं? अगर इंडिया की बात की जाए दोस्तों तो भारत में कुल 18 क्षेत्र हैं, ठीक है। इनमें से 2 कहां पर हैं? एमपी में हैं। एमपी में कितने हैं? 18 में से 2 हैं। अब वो 2 कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहला आपको याद होना चाहिए पचमढ़ी। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? पचमढ़ी। ये कब की बात है? 1999 में से शामिल किया गया। दूसरा क्या है दोस्तों? अचानक मार। कहाँ पर पड़ता है अचानक मार? अमरकंटक में पड़ता है, ठीक है। दोस्तों ये अचानक मार अमरकंटक में पड़ता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में भी है, इसका कुछ हिस्सा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में भी है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन कब की बात है? ये 2005 में इसको शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ग्वालियर, भोपाल, छतरपुर और रीवा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है, क्योंकि तानसेन की समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है। और अगर दोस्तों बात की जाए तानसेन के नाम पर, विश्व संगीत सम्राट जो तानसेन है उनके नाम पर तानसेन सम्मान दिया जाता है। 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये सन पूछे गए हैं दोस्तों एक बार मिलान में, पीएससी में भी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी जो राशि है पूर्व में 1 लाख रुपए थी। आप इसको एक बार फिर से चेक कर सकते हैं क्या इसमें राशि बढ़ गई है तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान में। तो पूर्व की राशि 1 लाख रुपए थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? हिंडोला महल जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है आपके पास धार, छतरपुर, अलीराजपुर और झाबुआ। तो यहाँ पर झाबुआ पड़िएगा, झाबुआ नहीं। तो ये हिंडोला महल दोस्तों धार में है। और धार में कौन कौन से महल हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो धार में एक तो हो जाएगा दोस्तों हिंडोला महल, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। एक और हो जाएगा दोस्तों बाज बहादुर का महल, बाज बहादुर महल जिसे आप लिख सकते हैं बाज बहादुर महल। इसके अलावा दोस्तों जहाज महल। एक महल दोस्तों आपको और ध्यान होगा, होशंग शाह ने बनवाया था। मांडू धार का किला जो है, धार में मांडू का किला जो है, ये भी होशंग शाह ने बनवाया था। तो यहां पर होशंग शाह का मकबरा भी है, होशंग शाह का मकबरा, ठीक है। ये 1425 में धार का किला जो मांडू का किला है वो होशंग शाह के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है? ये दोस्तों ये क्वेश्चन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्तर की बात की जा रही है। खजुराहो के स्मारक, भीमबेटका के पत्थर शेल्टर, सांची के बुद्धिस्ट स्मारक, विदिशा की उदयगिरी गुफाएं। दोस्तों आपको पता है कि अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो एमपी में 3 साइट हैं। टोटल कितनी साइट हैं? 3 साइट हैं। अब 4 यहाँ पर ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर आप बताना आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों खजुराहो जो है, खजुराहो के मंदिर और के स्मारक जो हैं वो दोस्तों 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए थे। अब दोस्तों बात की जाए इसके बाद भीमबेटका की गुफाओं की, भीमबेटका की गुफाओं की, तो भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों 2003 में शामिल की गई। साथ ही दोस्तों सांची के जो बुद्धिस्ट स्तूप हैं इनको 1989 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है विदिशा की उदयगिरी गुफाएं। तो विदिशा की उदयगिरी गुफाएं क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, पवित्र शहर महेश्वर किस जिले में है? तो खंडवा, इंदौर, बुरहानपुर, खरगोन। तो महेश्वर नर्मदा नदी पर है, लेकिन जिला कौन सा आ जाएगा दोस्तों? खरगोन जिले में है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। खरगोन को पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पवित्र शहर की बात की गई है, तो किस आधार पर पवित्र शहर का दर्जा दिया जाता है? ये सरकार के द्वारा दर्जा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर है जो है महेश्वर है, और पवित्र शहर महेश्वर को 2014 में घोषित किया गया था। पवित्र शहर जो है मध्य प्रदेश के महेश्वर को 2014 में घोषित किया गया था।
आलाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, नीमर या निमाड़ होगा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो निमाड़ या फिर निमाड़। ठीक है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और गोंडवाना। तो दोस्तों आलाखंड जो है एक वीर रस प्रधान जो है लोकगीत है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है? एक ही शहर ऐसा है जिसमें आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। ठीक है, वो कौन सा शहर है? इंदौर हो जाएगा दोस्तों, सीधे ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदौर आईआईटी, इंदौर आईआईटी की स्थापना कब की गई थी? 2009 में। और इंदौर आईआईएम की स्थापना पूर्व में ही कर दी गई थी 1996 में। तो एकमात्र शहर ऐसा है जहां पर आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इंदौर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपीजीके के ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस वीडियोज भी देखना चाहते हैं या अपकमिंग वीडियोज भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर एमपीजीके ऑब्जेक्टिव जो हैं, एमपीजीके के ऑब्जेक्टिव हैं, वहां से आप सारे वीडियोस जो एमपीजीके के हैं ऑब्जेक्टिव के वो एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो सेवा जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी दोस्तों? इंदौर शहर से शुरू हुई थी। चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगले